Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni. You are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So we are going to start the lecture series for the post of lecture education in College Department Government of Sindh. And this lecture will also beneficial for the teacher license policy test that was announced by Government of Sindh. And the test will be conducted in few months. So you know that who will teach you in this lecture series. So I am Hafiz Muhammad Uwais Karni. I have done my MPhil in teacher education from ICRA University. So I have given my WhatsApp number. If you have any question, any query, any difficulty, you may ask. So I will reply you as soon as I am available. So let's start the topic. So today we are going to learn about philosophy. So without wasting our time, let's start the topic. So what is philosophy? Philosophy is a combination of two Greek words. The one is phla and the second one is Sophia. So phla means love and Sophia means wisdom. So what is the definition of philosophy? Philosophy is the search of reality. What does it mean by search of reality? जो आपको दिख रहा है हमेशा ऐसा नहीं होता कि वही सच है. Knowledge does not mean wisdom. If you know something, it does not mean that you know everything about it. काफ़ी दफ़ा आपको बड़ों से ये सुनने को मिलता है कि हर देखिए पर एतबार मत करो, क्योंकि जो देखा है आपने वो नॉलेज है, पर उसके पीछे बरअक्स जो चीज़ है वो विजडम है. लेट सपोज आपने लुकमान हकीम के बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि लुकमान हकीम ने अपने बच्चों को कहा था कि ये ज़मीन के अंदर सोना है. सो इट इज़ नॉलेज और विजडम. अब सुनने में आपको ये नॉलेज लगेगी, बट एक्चुअली इट इज़ अ विजडम. विजडम क्या होता है? विजडम के पीछे एक हकीकत छुपी हुई होती है जो कि एक पूरे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करती है. मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हर विजडम के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और बहुत सारी नॉलेज हासिल करने के बाद इंसान उस विजडम तक पहुंचता है. तो लुकमान हकीम की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. लुकमान हकीम ने अपने बच्चों को कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं तो आप लोगों के लिए जो सोना है मैंने इस ज़मीन के अंदर रखा है, इस ज़मीन के अंदर सोना है आप लोगों के लिए. तो जैसे ही लुकमान हकीम इस दुनिया से गए तो उनके बच्चों ने जो है ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया और कोशिश की कि यहाँ से हम सोना जल्द से जल्द निकाल सकें, मगर उनके हाथ कोई भी चीज़ ना लगी. तो फिर उसके अंदर उनमें से एक भाई ने उसके ऊपर काश्तकारी की बिल्कुल, और वहाँ से उसने बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया और फिर जाके उनको अपने अब्बू की बात याद आई कि वाकई ही इस ज़मीन के अंदर सोना है. सो नॉलेज और विजडम बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं. तो जो फिलोसोफर होता है, फिलोसोफर एक्चुअली इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ विजडम. तो जो विजडम का जो दोस्त होता है वो होता है फिलोसोफर. अब देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ फिलोसफी. अब उसके अंदर से एक जो मुझे बहुत अच्छी डेफिनेशन लगती है दैट आई विल बी रीड फॉर यू, एंड दैट इज फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स. जो फिलोसफी है वो दुनिया के अंदर जितनी भी आर्ट्स हैं उन सब की क्या है? माँ है. एंड द ट्रू मेडिसन ऑफ माइंड, और आपके दिमाग के लिए एक बेहतरीन दवा है. सीरियो साहब ने ये डेफिनेशन दी थी. यू मे रीड सेवरल डेफिनेशंस अबाउट द फिलोसफी, और आप अपने लिए बेस्ट जो है कोई भी डेफिनेशन चूज कर सकते हैं कि ये हमारे हिसाब से फिलोसफी है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी. So actually, if I am talking about the branches, so you know that there are three branches of philosophy. The first one is metaphysics or ontology. That means reality. The second one is epistemology. What does it mean by? It means knowledge. And the third one is axiology, which means the study of values. And there are two types of values. The first one is ethics, and the second one is aesthetics. We will discuss all these lectures, all these terms in our upcoming part. So don't be confused. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बस तीन जो हैं वो मेन ब्रांचेस हैं. अब चलते हैं स्टाइल्स की तरफ. ठीक है जी. तो स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी. स्टाइल्स क्या होते हैं फिलोसफी के? द फर्स्ट वन इज स्पेक्युलेटिव फिलोसफी. ठीक है जी. तीन तरह के आपके पास जो हैं स्टाइल्स होते हैं फिलोसफी के. ठीक है जी. तो फर्स्ट वन क्या है? स्पेक्युलेटिव फिलोसफी. स्पेक्युलेटिव फिलोसफी
किससे रिलेट करती है ये? देयर आर थ्री ब्रांचेस, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सीधी तरह बता रहा हूँ, जो प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी है दैट डील्स विद ontology. What does it mean by? It is the search of reality, and during this search the scientist may develop a theory, may propose a new theory for followers, or purpose of creation of man. We know, we search the reality, that what is the purpose of the creation of man, why we are here, what we are doing here. So if there is a purpose, then either we are on the way of our purpose or not. So that is the search of reality, and we are dealing with metaphysics, that is the first branch of philosophy. तो जी सोसाइटी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जैसा कि आपको पता है बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग थ्योरी इज वेरी फेमस थ्योरी. सो हाउ we can propose this theory through the search of reality, that how this universe has come into existence. So why the society has exist, what are the purpose, why we are doing this, why we are living in a community. So all these things we are dealing in the branch of ontology or metaphysics. So hopefully it is clear to all of you. And the second one is analytic philosophy. एनालिटिक फिलॉसफी का मतलब क्या है? एक्सप्लेन द होल विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स. और एनालिटिक फिलॉसफी की ये जो डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लेट सपोज एक पिक्चर को स्टडी करना है, ठीक है, एक बहुत बड़ी पिक्चर है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी पिक्चर को नहीं, आप उसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे. उसके पार्ट्स को स्टडी करने के बाद फिर आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, अच्छा तो ये चीज़ है. इसी तरह ही अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है, लेट सपोज फॉर बाईसाइकिल, कि बाईसाइकिल क्या होती है, किस तरह दिखती है, तो आप उसको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि ये इसमें टायर्स होते हैं, इसमें ब्रेक्स होती हैं, इसमें इंजन होता है, इसमें हैंडल होता है, इसमें लाइट्स होती हैं, इसमें वायरिंग होती है, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, एंड एटसेट्रा. तो फिर आप उसको एक एक स्टडी करके फिर आप उसको बताएंगे ये सारी चीज़ें मिल के एक होल बनता है, और वो होल क्या है. तो इस तरह की स्टडी वी आर डूइंग in analytical philosophy, and analytic philosophy deals with epistemology. ठीक है जी. आगे the third styles of philosophy, and that is prescriptive philosophy. What is prescriptive philosophy? What is right or wrong? ठीक है, आपके हिसाब से क्या राइट है, क्या रॉन्ग है. ठीक है, लेट सपोज अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जी जैसा कि हमारे पास पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, इफ़ यू गो to a restaurant and give them an order, give me 1 kg beef. So it is acceptable in the Pakistani societies. But if you are in India, then you are not allowed to give the order of 1 kg beef, because it is against their values. क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भैंस है उसकी बहुत इज्जत की जाती है. सो द वैल्यूज में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम रीजन टू रीजन. ठीक है जी. अच्छा, उसके अलावा अब जो प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफीज डील्स विद एक्सोलॉजी, ठीक है, एक्सोलॉजी के साथ डील करती है. और उसके बाद जी इसके अंदर एक ये चीज़ देखी जाती है, जो मैंने आपको भी एक एग्जांपल थी एथिक्स की, वैल्यूज़ के बारे में. अब दूसरी एग्जांपल से व्हाट इज़ ब्यूटी, जिसको हम स्टडी करते हैं एस्थेटिक्स ब्रांच ऑफ एक्सोलॉजी के अंदर. ठीक है. सो होपफुली ये आपका कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि ये किस तरह ब्रांचेस स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी के साथ रिलेट करती हैं. ठीक है जी. तो व्हाट इज़ ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? अगर एक आपके जहन में ब्यूटी क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सोचें. अब उसके बाद एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं. अगर आपके सामने एक खूबसूरत बच्चा है और उसकी माँ कहती है मेरे बच्चे को नज़र ना लगे, तो आपको समझ आती है. बट एक काला बच्चा है, उसको भी उसकी माँ सेम ही कहेगी कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ब्यूटी सिर्फ गोरा होना नहीं है. ठीक है, ब्यूटी का मतलब काला होना नहीं है. ब्यूटी एक्चुअल में है क्या? ठीक है जी. तो ब्यूटी आपके हिसाब से क्या है, आपके पास वैल्यू क्या है ब्यूटी की. सो वो जो एक काली बच्चे की माँ है उसके लिए जो ब्यूटी है वो कुछ और है, और एक गोरे बच्चे की माँ है उसके लिए ब्यूटी कुछ और है. अब आप ये सोचिए कि आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है, आप ब्यूटी किस चीज़ को समझते हैं.
तो ये सारी चीज़ें आपको जो हैं इंटरेस्ट दिलाती हैं इस फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स के अंदर, इन ब्रांचेस के अंदर, कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब मैं आपको कुछ जो है टेस्ट के हवाले से सवालात बता दूं कि आपने डील करने हैं। अगर टेस्ट में सवाल आ जाए कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, तो फिलॉसफी की दो हैं। और अगर आ जाए कि हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी, तो उसका भी जवाब है दो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर दो टाइप्स की फिलॉसफीज को प्रेफर किया जाता है, एक स्पेक्युलेटिव और दूसरी प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी क्या करती है? स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी थ्योरी डेवलप करती है। क्या करती है? थ्योरी डेवलप करती है। और जो प्रिस्क्रिप्टिव आपकी फिलॉसफी है वो क्या करती है? वो जस्ट आपको ये बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, और जो एनालिटिकल फिलॉसफी है ये आपकी सिर्फ असेसमेंट के काम आती है। असेसमेंट, ठीक है, किसके काम आती है? असेसमेंट के काम आती है। आगे जब हम अभी पढ़ेंगे उसके अंदर हम टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन की तरफ जाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारे डिफरेंस बताऊंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बट अभी के लिए बस इतना ही कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। आगे अब हम चलते हैं डिटेल के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। सो द फर्स्ट ब्रांच इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा ऑन्टोलॉजी। बट आज आपके ऊपर इस हकीकत का भी पर्दा उठेगा कि एक्चुअली मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी है क्या। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स को देख लेते हैं। मेटाफिजिक्स इज एक्चुअली सेम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मेटा मीन्स आफ्टर और बियॉन्ड, मतलब वो चीज जो बाद में आए और वो जो चीज जो आपकी पहुंच से दूर हो। और फिजिका मीन्स फिजिक्स, मतलब वो चीज जो फिजिक्स की पहुंच से दूर है उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। वो चीज जो मटेरियल के अंदर नहीं है उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में आइडिया है अच्छाई का। सो अच्छाई कहाँ है? आपने देखी है, मटेरियल के अंदर है? नहीं है, बियॉन्ड फिजिक्स है। सो इट इज मेटाफिजिक्स। अल्लाह पाक कहाँ है? ठीक है, आपने देखे? नहीं देखे। ठीक है, आपका क्या है? यकीन है। तो ये क्या है? रियलिटी है। सो इट मीन्स बियॉन्ड फिजिक्स। तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको फिलोसफीज के जो वन बाय वन स्टेप्स आपके लिए क्लियर हो रहे होंगे। द स्टडी ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस, मेटाफिजिक्स का मतलब है। अब क्वेश्चंस बहुत जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, you should remember or memorize all the questions that might be asked in your अपकमिंग टेस्ट। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछा जाए रियलिटी, तो रियलिटी का एकदम आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए मेटाफिजिक्स। अच्छा, अब मेटाफिजिक्स के क्वेश्चंस क्या हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चंस को पढ़ के, डिस्कशन करके और एक दूसरे से पूछ के। ठीक है, तो डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का वजूद है? एंड इफ सो, अगर है, कैन वी प्रूव इट? क्या हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि खुदा कहाँ है? ठीक है, खुदा का वजूद है, अगर है तो कहाँ है? क्या आपने कभी देखा है? अपने आप से सवाल पूछिएगा। ठीक है, तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि खुदा तो हमें कहीं नहीं दिखता। खुदा क्या है? एक रियलिटी है जो कि बियॉन्ड द फिजिक्स है, सही, जो हमें दिख नहीं रही। आर ह्यूमन एक्शंस फ्री और आर दे डिटरमाइंड बाय सम फोर्सेस आउटसाइड ऑफ आउट कंट्रोल? क्या ह्यूमन के जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं या कोई बाहर की कुव्वतें हैं जो इसे कंट्रोल कर रही हैं? जरा सोचिए इसके बारे में। क्या है, इंसान क्यों आया है यहाँ पे? जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत तो लिखी हुई है, तो ठीक है, बिल्कुल लिखी हुई है, पर क्या आपके हाथ में कोई चीज है? आपके पास फ्रीडम है? आपने सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है, ये आपको फ्रीडम मिला हुआ है। यहाँ बस तकदीर ही है, सब कुछ जैसा लिख दिया गया वैसा ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको मेटाफिजिक्स के अंदर मिलेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? खाना पीना, सोना, शादी करना, बच्चे पैदा करने, एट द एंड रिटायरमेंट लेनी और अपनी जिंदगी के आखिरी जो लम्हात है वो किसी अच्छी जगह पे गुजारने। दैट्स इट। क्या ये है? नहीं। हर किसी से आप पूछेंगे ना कि किसी कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, आप उससे पूछें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, बोलेगा बिजनेस, टू अर्न मनी। ठीक है, उसके हिसाब से क्या है जी? मनी है। सही है जी। क्या मीनिंग ऑफ लाइफ? अगर आप किसी मौलवी साहब से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? एग्जाम।
क्या है जी? जिंदगी एक इम्तिहान है। और अगर आप किसी एथिस्ट से पूछेंगे कि व्हाट इज लाइफ, वो बोलेगा एंजॉयमेंट। सो देखें, मीनिंग ऑफ लाइफ आपको डिफरेंट लेंसेज से, डिफरेंट लोगों से अलग अलग मिल रही हैं। ठीक है, तो यही खूबसूरती है फिलॉसफीज की, यही खूबसूरतीज है मेटाफिजिक्स की, कि आपको वन बाय वन करके चीजें बिल्कुल अलग अलग दिख रही होती हैं, अलग अलग लेंसेज से। अब अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। क्या है जी? इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? क्या जी जिंदगी है मौत के बाद? मुसलमानों के नजदीक है, मतलब उनके हिसाब से रियलिटी अलग है। क्या आप हिंदू से अगर पूछ लें तो वो बोलेंगे देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। तो इट मीन्स कि उनकी रियलिटी हमारी रियलिटी से अलग है। ठीक है जी। सो होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है तो आप बेझिझक होके जो है आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अच्छा जी, तो मेटाफिजिशियंस एक्चुअल में होते क्या हैं? ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम विच एब्सोल्यूट नॉलेज और ट्रुथ कैन बी डिड्यूस्ड। मतलब भाई हमने एब्सोल्यूट नॉलेज जो है या ट्रुथ जो है कहाँ से लेते हैं? हम मेटाफिजिक्स से लेते हैं। और मेटाफिजिशियन होता है वो बंदा जो ये काम करता है। आगे जी, अब आ जाए मेटाफिजिक्स के अंदर। अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है और अब आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि व्हाई वी कैन कॉल्ड metaphysics as ontology. So there are four subsets of metaphysical questions. ये आपने याद करने हैं खास तौर पे। और आप लोगों के लिए इस लेक्चर के लास्ट में एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज अगर आप लेक्चर अच्छी तरह से सुनेंगे तो आप वो सरप्राइज से सरप्राइज नहीं होंगे, अदरवाइज यू विल बी सरप्राइज। ठीक है जी। तो द फोर सबसेट्स ऑफ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के अंदर नंबर 1 है कॉस्मोलॉजिकल। ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल क्वेश्चंस व्हिच मींस harmony or order. ठीक है, study of theories about the origin of nature, development and the universe. It means totally focused on universe and nature. ठीक है, how did the universe originate and develop? ठीक है भाई, ये दुनिया कैसे बनी? Being as a Muslim, हमारे पास रियलिटी क्या है? कुन फयाकुन। बट साइंटिस्ट के हिसाब से क्या है? द बिग बैंग थ्योरी। अगर आप और लोगों से पूछेंगे तो वो कुछ और बताएंगे। डिड इट कम अबाउट बाय एक्सीडेंट और डिजाइन? भाई एक्सीडेंट से आया या डिजाइन किया गया था? तो हमारे हिसाब से एक्सीडेंट से नहीं आई, अल्लाह पाक ने इसके बारे में सोचा और कहा और हो गया। दूसरे लोग हैं वो यही कहते हैं कि एक्सीडेंटली बन गई। और जो एथिस्ट लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जी बन गई, मशीन की तरह चलेगी और खत्म हो जाएगी। देयर इज नो पर्पस। डज इट्स एग्जिस्टेंस हैव एनी पर्पस? वही अगला सवाल आ गया कि इस दुनिया का कोई मकसद है? तो जो एथिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि भाई कोई पर्पस नहीं है, ये बस बनी है, चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। बट हमारे लिहाज से ऐसा नहीं है, इसका एक पर्पस है, इसका एक मकसद है। हर रिलीजन के हिसाब से द पर्पस मे बी वेरी। द सेकंड सबसेट ऑफ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस इज थियोलॉजिकल एस्पेक्ट। थ्योस का मतलब क्या होता है? थ्योस का मतलब भाई गॉड। तो अब आप समझ गए होंगे कि जी गॉड के बारे में जो सवालात होंगे वो सारे के सारे मेटाफिजिक्स के अंदर थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डील करते हैं। सो डील्स विद कंसेप्शन ऑफ एंड अबाउट गॉड। वही जो मैंने आपको सवाल किए थे कि इज देयर अ गॉड? क्या अल्लाह पाक है? अगर हैं तो कितने? एक है या एक से ज्यादा है? मतलब गॉड के बारे में जो भी सवालात हैं ना, वो सारे के सारे थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाफिजिक्स के अंदर किए जाते हैं कि भाई गॉड हैं तो कितने? ठीक है, एक है या एक से ज्यादा है? अगर मुसलमानों के हिसाब से देखा जाए तो एक ही खुदा है। पर अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जाए तो भाई बहुत सारे खुदा हैं। तो क्या है, ये भी रियलिटी वेरी करती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर और रिलीजन टू रिलीजन। द थर्ड सबसेट्स ऑफ मेटाफिजिकल क्वेश्चन इज एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। वो लोग जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी एज देयर ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी है तो उनको पता है एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। एंड लॉजी मींस स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब those aspects of metaphysics that deals with the human and the questions of human being. What is the relation between mind and body? What is the relation? Mind ज्यादा है या body ज्यादा है? अब जब हम आगे जाएंगे आइडियलिज्म की तरफ तो वहां पे नेचुरलिज्म की तरफ, तो वहां पे माइंड बॉडी मटेरियल इन चीजों के बारे में बातें होंगी। इज माइंड इज मोर फंडामेंटल देन बॉडी? हाँ भाई, कि माइंड ज्यादा है विद बॉडी डिपेंडेंट ऑन माइंड।
क्या जी पूरी जो हमारी बॉडी है वो माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे माइंड कहेगा वैसे कहेगा, करेंगी या नहीं करेंगी? अब इनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स की, काफ़ी रिसर्च की, रिसर्च ऑफ विजडम की। आप रिसर्च करें, चीज़ों के पीछे जाएं, उनके पहलू तलाश करें और फिर रियलिटी तक पहुंच सकें। सो व्हाट इज़ द ह्यूमैनिटीज़ मोरल स्टेटस? इंसानियत का जी मोरल स्टेटस क्या है, क्या होनी चाहिए इंसानियत? वो कहते हैं ना जी, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो इसका मतलब ये नहीं है इंसान एक जो है समाजी जानवर है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, विदाउट अदर्स ह्यूमन बीइंग। सो हर किसी का जो मोरल स्टेटस है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है जी। सो आर पीपल बॉर्न गुड इविल और मॉरली न्यूट्रल? मतलब एक इंसान है वो पैदा कैसा होता है? तो जो मुसलमान हैं उनका कहना तो यही है कि दुनिया के अंदर जो भी शख्स पैदा होता है वो एक मुसलमान पैदा होता है, बट उसको हालात जो हैं वो फिर चेंज करते हैं। वो फिर गुड की तरफ भी जाता है, इविल की तरफ भी जाता है। और जो है जब पैदा होता है तो क्या वो न्यूट्रल होता है? कुछ लोग कहते हैं, नेचुरलिज्म के अंदर जाएंगे तो वो यही कहेंगे। एक टेबुला रोसा की थ्योरी है जो कि कहती है कि इंसान जो है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, जॉन लॉक की थ्योरी है, बड़ी फेमस है, अक्सर टेस्टों के अंदर पूछी जाती है, ठीक है जी। तो वो क्या कहते हैं कि जी इंसान जो पैदा होता है वो एज अ ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है, ठीक है। आगे जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे इसको हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लैंक स्लेट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक, वो कहता है कि जी इंसान जो पैदा होता है वो न्यूट्रल पैदा होता है और फिर इस जो ब्लैंक स्लेट है उसको एक्सपीरियंस के साथ लिखा जाता है और फिर वो गुड और इविल की तरफ चला जाता है। तो ये मैंने एक आपको एक्सप्लेनेशन दी साइंटिफिक, that you will clear the concept of anthropological aspects of metaphysical questions. And now we are going to the last subsets of metaphysical question, and that is ontological aspect. What does it mean by? It means reality. Now you come to know why we can call it metaphysics as the ontology. So जो metaphysics है वो सारी की सारी उसका मतलब reality है, और ontology का जो एक्सपेक्ट है या एस्पेक्ट है वो जी डील करता है रियलिटी के साथ। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी मेटाफिजिक्स का मतलब ऑन्टोलॉजी। सो क्लियर हो गया। तीन और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके टोटली टोटली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए अब पढ़ते हैं इसको। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और व्हाट इट मीन्स फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट, ठीक है जी। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हमारी नेचर है उसका वजूद कैसे, ठीक है, उसके उसके बारे में स्टडी करना। उस एनीथिंग और उसके अलावा जो भी चीज़ है या उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो इनका वजूद है वो क्या है, कैसे हैं, किस लिए हैं, उन सब की हकीकत तलाश करना, ये है ontological aspects of metaphysics. Is basic reality found in matter or physical energy or it is found in spirits or spiritual energy? सही है जी। रियलिटी क्या है, ठीक है, मैटर के ऊपर है, जैसा कि रियलिज्म वाले बात करते हैं। फिजिकल एनर्जी, वही बात हो रही है। एनर्जी को जो आइडियलिज्म है वो भी प्रमोट करता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी है कुछ या नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पास आइडियलिज्म है वो यही कहता है कि जी वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल के ऊपर भी रिलाई करता है और यही कहता है कि इंसान जो है वो गॉड का को वर्कर है। तो स्पिरिचुअल बीइंग को जो आइडियलिज्म वाले हैं वो मानते हैं। सो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, जितनी भी आगे थ्योरीज बनी हैं जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी फिलोसफीज के, मेटाफिजिक्स के, एपिस्टेमोलॉजी के, एक्सियोलॉजी के, इनमें से ही निकल के बने। किसी ने कोई चीज को अडॉप्ट किया, किसी किसी ने कोई चीज दी, किसी ने कोई चीज ली, तो ये मिलके ही थ्योरीज बनी, ठीक है जी। तो आपको ये तो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा जी आगे चलते हैं। इज इट कंपोज्ड ऑफ वन एलिमेंट? क्या ये एक एलिमेंट से है? जैसे वो कहते हैं ना कि चार एलिमेंट से चीजें बनी हैं, हवा, पानी और जी आग और एक गैस, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते थे ना। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैटर से बना है सब कुछ, या स्पिरिट से बना है, या दोनों से बना है, या इनसे भी ज्यादा चीजों से बना है। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर रियलिटी है, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और मेटाफिजिक्स और एजुकेशन को देख लेते हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। मेटाफिजिक्स को स्टडी करके हम अपनी एजुकेशन किस तरह बना सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो एजुकेशन कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड द रिलम ऑफ मेटाफिजिक्स, ठीक है। एजुकेशन
जो है मेटाफिजिक्स से बाहर नहीं जा सकती। अगर हम मेटाफिजिक्स को छोड़ दें और फिर हम अपनी एजुकेशन बनाना शुरू करें तो भाई ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मेटाफिजिक्स issue of ultimate reality is the central to any concept of education। जो मेटाफिजिक्स है एक्चुअल के अंदर वो अल्टीमेट रियलिटी के जो इश्यूज हैं उनके साथ डील करती है। इट्स सेंट्रल टू एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, वो जो आपकी पूरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उसका सेंटर वाला पार्ट है। बिकॉज इट इज important for every educational program। Why people spend million of dollars each year on private systems of education when free public school systems are available। भाई दुनिया के अंदर लाखों लोग अरबों डॉलर क्यों खर्च करते हैं जबकि फ्री पब्लिक सिस्टम है। हर किसी के बिलीव्स अलग हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपकी वैल्यूज उस तरह की हो जाएंगी, आप उसका सोचने का तरीका ऐसा हो जाएगा। आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो आपका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे लेट सपोज अगर हम देखें प्राइवेट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सोचने का तरीका अलग है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स के जो लोग हैं उनके सोचने का तरीका अलग है। ए लेवल्स और ओ लेवल्स पढ़ते हैं उनका सोचने का तरीका अलग है। आगा खान बोर्ड से जो पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्या है, आपको रियलिटी अलग अलग दिखेगी कि उन लोगों के हिसाब से रियलिटी क्या है। सो अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंड दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है जी, एक ब्रांच को हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है। तकरीबन जो है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है बट मैं इसको कैरी ऑन करूँगा, कंटिन्यू करूँगा ताकि हम इसको जो है कंप्लीट करें और एक ही वीडियो के अंदर आपके पास सारी जो है चीज़ें आ जाएं। ठीक है जी, तो सेकंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ टू ग्रीक वर्ड्स एपिस्टेमोलॉजी। वी आर टॉकिंग अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। Two Greek words. Number one is episteme. Episteme means knowledge. Logi means study. The study of knowledge is called epistemology और स्टडी ऑफ नेचर, विच मीन्स थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब आपके हिसाब से जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है या नॉलेज एक्चुअल में है क्या, आप किसको नॉलेज कहते हैं। हर कहीं सुनी बात नॉलेज नहीं होती। ठीक है, सो हर बात नॉलेज नहीं होती। आपके हिसाब से नॉलेज क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। आप इसके अंदर कोई भी जो नॉलेज है उसकी नेचर, उसकी सोर्स और वैलिडिटी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप बीइंग एज अ मुस्लिम कि आपने जो है गधे का गोश्त नहीं खाना, सो आप पूछेंगे ना कि ये क्या वैलिड नॉलेज है। तो वैलिड नॉलेज के लिए हम जाएंगे सोर्स, और सोर्स है कुरान पाक और अहादीस। तो वहां से हमें इसकी सोर्स मिल जाएगी और हमें इसकी नेचर का पता चल जाएगा। सो इस तरह आप नॉलेज को वेरीफाई करते हैं और बिना वेरीफाई किए कोई नॉलेज नहीं होती। व्हाट इज ट्रू, एक्चुअल में हकीकत है क्या। हाउ डू वी नो, हम कैसे पहचानते हैं, हम कैसे पहचानते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी तो एग्जाम्पल के थ्रू हम सोर्स की तरफ जाते हैं और वहां से अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है जी, एक होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है यकीन, वैलिडिटी का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ वो चीज़ काम आ सकती है, कहाँ तक उसकी पहुंच है, कहाँ तक उसकी पहुंचे रसाई है। तो ये होती है वैलिडिटी। आगे वाली जब हम रिसर्च के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी देखेंगे। आगे चलते हैं जी, हाँ हम लोग एपिस्टेमोलॉजी को जरा कवर करें। एपिस्टेमोलॉजी कवर्स टू एरियाज। ठीक है, द कंटेंट एंड द मेथड। भाई कंटेंट क्या है आपके पास, आपने अगर एक करिकुलम बना रहे हैं, आप एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, आप एक क्लास के लिए टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, तो व्हाट इज द कंटेंट। तो कंटेंट क्या है? अच्छा जी, आपको कंटेंट का पता चल गया। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस आपका कंटेंट है। देन यू हैव टू लर्न अबाउट द मेथड, that which method is suitable to teach the physical science to the students in a classroom in our society। तो epistemology deals with content and methods। अच्छा जी, उसके बाद the study of epistemology deals with the issue related to the dependability of knowledge and the validity of source through which we gain information। The same thing which I have discussed with the examples of Islamic knowledge। ठीक है जी, तो आप डिपेंडेबिलिटी ऑफ नॉलेज की तरफ जाते हैं, सोर्स की तरफ जाते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं। मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के मेजर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ये एस्पेक्ट्स आपने याद करने हैं कि नॉलेज कहाँ से आती है। आप लोगों के पास नॉलेज का कोई दरवाजा नहीं है कि दरवाजा खुलेगा और नॉलेज आना शुरू हो जाएगी, फिर आप दरवाजा बंद करेंगे तो रुक जाएगी। तो नॉलेज कहाँ से आती है ये अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये है मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। क्या है जी ये? नंबर वन, इम्प्रेसिज्म। इम्प्रेसिज्म का मतलब क्या है? नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द सेंसेस।
मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आप सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करें, हासिल करें, वो है आपकी एम्पिरिसिज्म। ठीक है, सेंसरी नोइंग ऑफ ह्यूमन इज इमीडिएट एंड यूनिवर्सल। आप कहीं पे भी जाएं, आप अगर करंट की तार को हाथ लगाएंगे तो आपको क्या होगा, आपके दांत निकलेंगे। इट मीन्स कि आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको झटका लगेगा, हंसी वाले दांत नहीं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा फर्क है दांतों के बारे में। दांत आपके दूसरे तरीके से भी निकल जाते हैं, दूध के दांत भी आपके निकल जाते हैं। और अगर आपने कि अपने से बड़े या अपने से ताकतवर के साथ कुछ भी हरकत की तो तब भी आपके दांत निकल जाते हैं। तो देखें रियलिटी दांत निकलने की कितनी है, अलग अलग हैं। ठीक है, समझ आ रही है, और नॉलेज भी आपको पता चल रहा है। तो अभी जो हमने पिछली ब्रांच देखी है तो वो आपको यही बताती है कि आपने चीजों की रियलिटी को समझना है। अगर कोई एक शख्स कहता है कि मेरे दांत निकल गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लड़ाई हुई है। हो सकता है बुढ़ापे में उसके दांत निकल गए हों, हो सकता है उसके दांत जो हैं वो बचपन में निकल गए हों। तो दांत निकलने के बहुत अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है जी, और हो सकता है कि काफी दफा आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं तो आपके दांत निकल रहे हैं। तो रियलिटी क्या है, सही है, कुछ आइडियाज आपको मिल रहे होंगे मेरी बातों से, और आपको ये चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। सेकंड वन इज रिविलेशन, मतलब जो आसमान की तरफ से वही आती है। तो वही तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, और उन्होंने जी वही के थ्रू ही तो रिलीजन हमें दिया है। ठीक है, चाहे वो आपके पास यहूदी हों, ईसाई हों या मुसलमान हों। ठीक है, तो ये एक जरिया नॉलेज का वही भी है। दूसरा है अथॉरिटी, जो बंदा अथॉरिटी के अंदर है उसने जो बात कह दी वो आपको माननी पड़ती है। जैसे बचपन के अंदर हमें कहा जाता है कि जी अगर आप तंग करेंगे तो क्या होगा, बिल्ली आएगी आपको उठा के ले जाएगी। ठीक है जी, ये बच्चे को कहा जाता है, बच्चा मान लेता है हाँ भाई तंग नहीं करना, बिल्ली आ गई अब मुझे उठा के ले जाएगी। बट क्यों क्यों ये बच्चा मानता है, क्योंकि उसको अथॉरिटी ने कहा होता है, एक बड़े शख्स ने कहा होता है कि भाई जो तंग करता है उसको फकीर जो है अपने थैले में डाल के ले जाता है। बाहर किसी को देखो, किसी फकीर को, तो उसके पास नहीं जाना, वापसी घर पे आना। क्यों, क्योंकि आपको थैले में डाल के वो ले जाएगा और फिर हम आपको ढूंढते फिरेंगे। वो हमारे मोहल्ले में भी एक बच्चा था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो इस तरह की स्टोरीज सुनने को मिलती है ना। तो ये हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी के अंदर जो लोग होते हैं वो उनको कह रहे होते हैं। टीचर भी कहते हैं भाई मैं जो आपको बुक कह रहा हूँ ना ये पढ़ लो, पास हो जाओगे। ठीक है, क्यों मानते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी के अंदर है। भाई टीचर जो कह रहा है माने, बट एक्चुअल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपका वो एक पीरियड गुजरता है तो आपको पता चलता है भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे हमने इस वजह से मान लिया क्योंकि एक एक्सपर्ट ने कहा था। ठीक है, अब आपके हिसाब से वो एक्सपर्ट को वो पर्सन हो सकता है जो अथॉरिटी के अंदर हो। ठीक है जी, क्लासरूम के अंदर जी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज लिखा है, काफी दफा बुकों के अंदर कुछ लिखा होता है जी झूठ बोलना मना है, झूठ बोलना बुरी आदत है। पर रियलिटी के अंदर आप चाहें छोटा मोटा झूठ चल ही रहा होता है। तो ये क्या है, अथॉरिटी ने कहा एक्सेप्ट कर लिया, पर रियलिटी के अंदर देखा भाई दुनिया तो गोल है। ठीक है, तो समझ आई आपको बात। टीचर और रेफरेंस वर्क आर द अथॉरिटी, रेफरेंस वर्क आपके अथॉरिटी होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अथॉरिटी को ओबे ना करें, आप अथॉरिटी को ओबे करें। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि वक्त के ऊपर जाके आपको उस अथॉरिटी के बारे में पता चल जाता है कि भाई ये अथॉरिटी ने मुझे क्या किया है, मुझे धोखा दिया है। जैसे सरफराज धोखा नहीं देता, बट अथॉरिटी ने धोखा दे दिया। वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी के साथ साथ आपको चीजों का पता चलता रहता है। नंबर 4 है रीजन। रीजन का मतलब क्या है, लॉजिक। लॉजिक किसे कहते हैं, सेंट्रल फैक्टर इन नॉलेज। ठीक है जी, नॉलेज के अंदर जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है, रैशनलिज्म। आप चीजों के पीछे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ये हुआ तो क्यों हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर ये हो जाता तो ऐसा क्यों होता है, इन दोनों के बीच में ऐसा क्यों होता है, अगर ये होता है तो ये क्यों होता है, ये नहीं होता वो तो वो इसके बाद ये वाली चीज क्यों होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो रीजंस के पीछे जाते हैं, रीजन रीजन रीजन। और काफी दफा जब क्लास के अंदर जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन सोचता है तो कहते हैं ये जो है ना बहुत सवाल पूछता है। तो वो बच्चा हो सकता है लॉजिक्स के पीछे हो सकता है वो तंग करने के पीछे हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना एक ही चीज के पीछे। अच्छा जी, उसके बाद है लास्ट के अंदर जो फिफ्थ एस्पेक्ट है हमारे पास एपिस्टोमोलॉजी का, वो है इन्यूटेशन। इन्यूटेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट एम्प्रीहेंशन ऑफ नॉलेज दैट इज नॉट डायरेक्ट फ्रॉम कॉन्शियस रीजनिंग। मतलब आप डायरेक्ट नॉलेज को अंडरस्टैंड करें और समझ जाएं भाई ऐसे हो रहा है।
ठीक है जी। एपिस्टेमोलॉजी और एजुकेशन का मतलब क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इसको देख लेते हैं जी। इट इज अ मोटर ऑफ एजुकेशन। कौन? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द मोटर ऑफ एजुकेशन। आपके पास गाड़ी है, मोटर नहीं है तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आपके पास कंटेंट है, आपके पास मेथड भी आ गया, तो वो कंटेंट और मेथड क्या है? मोटर है। बिना कंटेंट और मेथड के आप रियलिटी किस तरह जो है ट्रांसफर करेंगे, किस तरह दूसरों को बताएंगे। सो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वन एम्प्लॉयज विल बी कंसिस्टेंट विथ हिज थ्योरी और प्रैक्टिस। भाई जो भी चीज है, जो मर्जी कर लो, थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर आपको एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ये दो एक अलग चीजें हैं कि जिस तरह कहा जाए उस तरह करें, ठीक है। काफी दफा होता है आपको ये क्लास में देखते हैं कभी झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और फिर वहीं पे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि एचएम साहब आपको बुला रहे हैं, बच्चा कहता है, तो वो बोलता है कि आप एचएम को कहो कि वो फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फोन पे बात करके वो आते हैं और आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, फर्क आ जाता है। तो भाई ये नहीं करना। आपने क्या करना है, आपकी वैल्यूज है कुछ, आपने वैल्यूज देनी है। और वैल्यूज नहीं देंगे तो फिर आपकी नॉलेज कैसे कन्वे होगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर बता रही हैं कि एजुकेशन के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के ऊपर फोकस करना है। द लास्ट पॉइंट इज द फिलोसॉफिक वर्ल्ड व्यू ऑफ देयर फेथ विल शेप द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरी टॉपिक दे टीच। भाई देखिए, अगर लेट सपोज मेरा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है रियलिस्ट अप्रोच, तो मैं हमेशा बच्चों को कहूंगा भाई आइडियाज के ऊपर ज्यादा नहीं जाया करो, जो आपके सामने चीज हुआ करे उस तरह देख लिया करो। आइडियाज में रहने वाला बंदा शेख चिली कहलाता है, ठीक है। तो रियलिटी को आइडेंटिफाई करो, रियलिटी के हिसाब से काम करो, फिर आप क्या होगा, आपको फायदा होगा। तो अब ये क्या कह रहा है, ये अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा वर्ल्ड व्यू है फिलोसफी के हिसाब से। अगर मैं रियलिस्ट अप्रोच को फॉलो करता हूँ और अगर दूसरा टीचर यहीं पे आ जाता है और जो नेचुरलिज्म को फॉलो करता है, वो क्या बोलता है, नेचर, नेचर इज सुप्रीम, इंसान जो है इन जो स्कूल हैं इसके अंदर नहीं सीख सकता। भाई सीखना है तो नेचर में जाओ, नेचर के अंदर जाके सीखो। बच्चों के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, बच्चों को नेचर से सीखने दो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने दो। क्यों बच्चों के पीछे पड़े हो, क्यों मारपीट कर रहे हो। रियलिस्ट अप्रोच कहेगा भाई धम धमाधम मस्त कलंदर कर दो, पर पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो ये क्या है, ये मतलब यही है, ये मैं जो आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ रियल लाइफ की, वो इस वजह से इस तरह के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि आपके जो माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, भाई ये सही है और ये गलत है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू होता है वो शेप करता है बच्चे को पढ़ाने से, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो जी जैसे क्लास में कहते हैं ना, हमारे बड़े टीचर्स ने हमें ऐसे पढ़ाया, वो और हम भी आपको ऐसे पढ़ाएंगे। हमने ऐसे पढ़ाया तो मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे तो अच्छे अच्छे पढ़ जाएंगे, तुम्हारे तो बड़े भी पढ़ेंगे, तुम कौन सी खेत की मूली हो। ये तरह की बातें सुनना पड़ती है ना। तो वो क्या है, वो टीचर का फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू बता रहा है कि भाई मैंने ऐसे पढ़ाना है, जो मर्जी कर लो। हमारे दौर के अंदर तो हम माँ बाप कहते हैं कि जी बच्चे की खाल उतार दो, बस हड्डियां हमें दे देना। तो ये क्या है, ये फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू है, ठीक है। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। आज की दुनिया के अंदर बोलते हैं अब पनिशमेंट्स आ गई है ना, तो अब तो इसको क्राइम मतलब क्राइम तो नहीं, क्राइम तो एक बड़ा वर्ड हो जाएगा, मतलब इसको अच्छा नहीं समझा जाता। पनिशमेंट जो है वैल्यूज के खिलाफ है हमारी सोसाइटी के, आज की सोसाइटी में, पर पहले नहीं था। तो ये पूरा फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू होता है, जैसे एक टीचर का पूरा व्यू होगा फिलोसॉफिकल, वो उस तरह पढ़ाएगा, उसका उठना बैठना वैसा होगा, उसका टीचिंग स्टाइल वैसा होगा, उसकी असेसमेंट वैसी होगी, उसकी बात करना वैसा होगा, उसका बिहेवियर वैसा होगा। इससे ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ऑलवेज अवेलेबल, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूछिए और पूछिए। चलिए जी, थर्ड ब्रांच, हमारी लास्ट ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एंड दैट इज एक्सोलॉजी। भाई एक्सोलॉजी क्या होती है, चलें जी देख लेते हैं। हमसे कौन सा दूर है एक्सोलॉजी, पहुंच तो गए हम। तो देर आर टू ग्रीक वर्ड्स, नंबर वन इज एक्सो, एक्सो मीन्स वैल्यू एंड द वर्थ, वैल्यू और वर्थ को मिला के कहते हैं एक्सोलॉजी, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ वैल्यू, द वर्थ ऑफ समथिंग। आपके हिसाब से चलें जी, एक सवाल पूछते हैं आपसे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लव, ठीक है जी। हम 14 अगस्त के ऊपर, डिफेंस डे के ऊपर बड़ा हमारे अंदर पेट्रियाटिक लव आ जाता है ना, पेट्रियाटिक फीलिंग आ जाती है। मर जाएंगे कट जाएंगे पर आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दुश्मनों को हम ये कहते हैं ना।
तो आपके हिसाब से लव क्या है, लव की वर्थ क्या है, ठीक है। अब आप अगर अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो उसके लिए आप अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ये है आपके हिसाब से वैल्यू किसकी, लव की, ठीक है। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और है, और आपके आपके अम्मी हैं, ठीक है, अम्मी के साथ आपका लव है, तो उसकी वर्थ क्या है। आप वो जैसे कहते हैं ना, एक मूवी है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। पता नहीं कोई मूवी है उसका, मैंने मुझे डायलॉग याद है, मेरे पास माँ है, तो ये क्या है ये वर्थ ऑफ समथिंग है, ठीक है जी। तो ये इस तरह आप फिलोसफी को पढ़ें, और ये जो आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही है ना, उनको देखें, आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। आप इस पूरे सब्जेक्ट्स को बहुत इंजॉय करेंगे, बजाय इसके कि सर दर्द समझने की, क्या जी हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर एजुकेशन, यहाँ जी टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी की चीजें आ रही हैं, हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई। चीज़ों को इंजॉय करो, इंजॉय करोगे आपको मजा आएगा, आपकी नॉलेज क्लियर होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। वेयर डू वैल्यूज कम फ्रॉम, आपकी जो वैल्यूज हैं वो आती कहाँ से हैं। हाउ डू वी जस्टिफाई अवर वैल्यूज, हम अपनी वैल्यूज को किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि भाई जी क्या है वैल्यूज ओरिजिनल के अंदर। द क्लासरूम इज, ओहो द क्लासरूम जी, ये एक क्या करें जी, बस होता रहता है आगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। द क्लासरूम इज एन एक्सोलॉजिकल थिएटर इन विच टीचर्स कैन नॉट हाइड देयर मोरल वैल्यूज। क्लासरूम क्या है जी, एक्चुअल के अंदर एक एक्सोलॉजिकल थिएटर है, उसके अंदर जो टीचर है अपनी जो मोरल वैल्यूज हैं उसको कभी छुपा नहीं सकता, जो मर्जी कर ले, जो कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है। कि जैसा टीचर का फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उस तरह की बातें करेगा, ठीक है। टू मेन ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस है, टू मेन ब्रांचेस हैं किसकी, एक्सियोलॉजी की। द फर्स्ट वन इज इथिक्स, इथिक्स के अंदर क्या है, स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, आप मोरल वैल्यूज की स्टडी करते हैं कि मॉरलिटी क्या है हमारे हिसाब से, इन विच सिचुएशन हाउ शुड आई बिहेव, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, और इथिकल स्टैंडर्ड्स एंड मोरल वैल्यूज एब्सोल्यूट्स और रिलेटिव, क्या भाई ये एब्सोल्यूट है, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन है। डू यूनिवर्सल वैल्यूज एग्जिस्ट, क्या कोई जी यूनिवर्सल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, आपसे सवाल है, क्या कोई यूनिवर्सल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, जी बिल्कुल करती है। ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, चाइल्ड राइट्स, ये सारे क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से पनिशमेंट को खत्म कर दिया गया है स्कूल के अंदर से। यूनिवर्सल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तभी तो ये हुआ, अगर यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं होती तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करता। कल्चर इज द टोटलिटी ऑफ वैल्यूज क्रिएटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री, भाई आपकी वैल्यूज कहाँ से बनती है, कल्चर से बनती है, कल्चर के थ्रू आपकी वैल्यूज बनेंगी, कल्चर जैसा होगा वैसा आप सीखेंगे। तो कल्चरल वॉर है ना एक्चुअल के अंदर एक्सोलॉजी, मतलब जो आपके पास जो कल्चर है उनकी आपस में वॉर चली है, हमारा कल्चर सुप्रीम है, आपका कल्चर के अंदर ये चीजें अच्छी नहीं है। सो व्हाट इज अ वैल्यू, वैल्यू क्या है आपके हिसाब से, ठीक है जी। आप किस चीज को वैल्यू देते हैं आपके हिसाब से, लेट सपोज जो मनी है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आपके हिसाब से लाइफ है उसकी वैल्यू क्या है, आपके हिसाब से एजुकेशन है उसकी वैल्यू क्या है। सो ये अलग अलग चीजों की वैल्यूज हैं जो आपके हिसाब से हो सकती हैं। अच्छा जी, डायमेंशंस ऑफ एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी की डायमेंशंस क्या क्या हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। बाय प्रोजेक्टिंग सिस्टम ऑफ वैल्यूज पर्पसेस एजुकेशनल एम अंडर द फॉर्म ऑफ एक्सोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स। तो जी जो सिस्टम ऑफ वैल्यूज हैं वो आप कहाँ से निकालते हैं, वो आप निकालते हैं जी बिल्कुल कल्चर से ही निकालते हैं, बट उसके अंदर ऑब्जेक्टिव और आइडियल्स क्या होते हैं वो उससे डील कर रहे होते हैं। बोथ ह्यूमन इन जनरल और यूनिवर्सल आर स्पेसिफिक वैल्यूज, ठीक है। जो इंसान है वो ह्यूमन और यूनिवर्सल और स्पेसिफिक वैल्यूज को डिटरमाइन करता है कम्युनिटी के अंदर रह के, और वो कैसे बनती है, वो एजुकेशन के बेस के ऊपर बनती हैं। रिक्वायर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। नंबर वन इज कॉग्निटिव एंड द सेकंड वन इज इमोशनल। आपके जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहाँ से बनता है, कॉग्निटिव मीन्स माइंड, और इमोशनल आपके जो इमोशंस होते हैं उससे आपकी वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। काफी हमारे पास जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना ये बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, ये बड़ा टची है, तो ये क्या है, ये इमोशनल फीलिंग्स है, ये इमोशनल वैल्यूज हैं आपकी। पर्सनैलिटी इज द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज, इट इज नॉट बॉर्न, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है वो सारी जो है
वैल्यूज है किसकी, सोर्स की, और वो पैदा नहीं होती। सो जी ये जी आपका आज का लेक्चर था, और ये कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आपको बताया है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। फर्स्टली वी हैव learned about the philosophy, the definition of philosophy, and then we quickly move towards the branches of philosophy and the styles of philosophy, and then हमने डिटेल के अंदर मेटाफिजिक्स को, एक्सोलॉजी को और एपिस्टोमोलॉजी को वन बाय वन करके पढ़ा है। अब देखना ये है कि थोड़ी सी असेसमेंट आपकी कर लें कि हाउ मच वी हैव लर्नड, और मैं कितना जो है कितने परसेंट जो है कामयाब हो चुका हूँ आपको पढ़ाने के अंदर। तो आपके लिए अब एक जो है टास्क है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और इनके जवाब अपने पास लिखने हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए, इनके जवाबात लिखिए वीडियो को पॉज करके। अब जी आपके लिए हैं ये दूसरे सवालात। अब वो 5 सवाल करने के बाद आपने ये 5 सवाल करने हैं, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। अब वीडियो पॉज कर लें और इनके जवाबात आप लिख दें। अच्छा जी, आपने जवाबात लिख लिए हैं, तो चलिए जी अब ये है राइट आंसर कीज, ठीक है। राइट आंसर कीज हैं आपके सामने। अब आप चेक कीजिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। ये सारी जो चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बता भी देता हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले अपनी असेसमेंट कीजिए, उसके बाद मेरी ये वीडियो आप क्या कहते हैं प्ले करके देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्टोलॉजी किसकी स्टडी है, रियलिटी, ठीक है। एपिस्टोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, एक्सोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज। एनालिटिक फिलॉसफी डील्स विद, एनालिटिक फिलॉसफी किसके साथ डील करती है, एक्सोलॉजी नहीं, प्रिस्क्रिप्टिव करती है। ऑन्टोलॉजी नहीं नहीं, कौन करता है भाई, यहाँ पे तो कुछ और ही करता है, ठीक है, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी। तो एनालिटिक फिलॉसफी एपिस्टोमोलॉजी के साथ डील करती है। प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी जो है आपकी किसके साथ डील करती है, एक्सियोलॉजी के साथ। सही है जी, राइट आंसर्स मिल गए। आगे चलते हैं, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी किसके साथ डील करती है, ऑन्टोलॉजी के साथ। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ। क्या जी, ये देखिए सेवेंथ के अंदर क्या है, ए, ठीक है। तो सेवेंथ का क्या जो रियलिटी के क्या मरने के बाद जिंदगी है, ये किसके साथ डील करती है, ऑन्टोलॉजी के साथ। व्हाट इज ट्रू, हकीकत क्या है, ये डील करता है क्वेश्चन एपिस्टोमोलॉजी के साथ। इफ वी वांट टू नो द वर्थ ऑफ एनीथिंग, व्हिच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी हेल्प अस। अगर आपने किसी चीज की वर्थ मालूम करनी है कि भाई वर्थ क्या है, तो फिर आप किसके साथ डील करेंगे, ऑन्टोलॉजी के साथ आपको वर्थ बताएगी, ठीक है। आपको एपिस्टोमोलॉजी वर्थ बताएगी या एक्सियोलॉजी बताएगी, तो एक्सियोलॉजी बताएगी वर्थ क्या है किसी भी चीज की। इन विच ब्रांच फिलॉसफी थ्योरी इज डेवलप, तो थ्योरी किसमें डेवलप होती है, मैंने आपको पहले बताया था ऑन्टोलॉजी के अंदर होती है। तो ये थी आज की जी हमारा जो टॉपिक, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। और अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।